हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो एक बार आप देख लीजिए, हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या है, एग्जाम्पल देख लिए थे। ठीक है, कुछ प्रीवियस थ्योरीज देखी थी, जैसे पंचतत्व थ्योरी थी जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और एंशिएंट और अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स के द्वारा दी गई थी। फिर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, इसको थोड़ा फिर हमने फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर के मैटर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इनकी काफी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और एग्जाम्पल के साथ समझा था। फिर हमने मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर तीन मेन स्टेट हैं जो हमें पढ़नी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट हमने पढ़ ली थी और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो सॉलिड और उनकी प्रॉपर्टीज, लिक्विड और उनकी प्रॉपर्टीज, गैसेस और उनकी प्रॉपर्टीज, तो इसे हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर हम पढ़ रहे थे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट में चेंज के बारे में। ठीक है, जहां पर हमने सबसे पहले इंटर कन्वर्जन देख लिया था। किस किस में? पहले हमने मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज होता है, वो प्रोसेस है सब्लिमेशन। ठीक, फिर हमने वेपराइजेशन पढ़ा, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, कंडेंसेशन को हमने काफी डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने पढ़ा बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा और कैसे जो है स्टेट चेंज होती है, क्या इसके पीछे क्या प्रोसेस होती है, वो भी हमने देख लिया था यहाँ पर। फिर जो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर हैं उन्हें कैसे हम चेंज करेंगे, जैसे अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसे फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कैसे करेंगे, या अगर केल्विन में दिया है तो उसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे। इस तरीके से ये इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है ये भी हमने देख लिया था। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। फिर हमने पढ़ा कि लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट हीट को समझा, और दो लेटेंट हीट के दो टाइप जो हैं वो है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों को भी हमने डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे जो हमने कर लिए थे। फिर हमने पढ़ा कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, अगर प्रेशर चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या है। अब लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन का एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हमें इवेपोरेशन को डिस्कस करना है कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, इसे थोड़ा अब हम समझेंगे। चलिए, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि इवेपोरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, इनकी होती है काइनेटिक एनर्जी हाई, जिस वजह से इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा बढ़ती जाती है तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और पार्टिकल जो है नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देंगे, है ना, उनके साथ, क्योंकि ये क्या है, जुड़े हुए हैं, सारे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ वो हो जाएगा कम। ठीक है, अब नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये पार्टिकल्स यहाँ से इनके साथ बॉन्ड ब्रेक करके खुद क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये प्रोसेस थी इवेपोरेशन की, जिसको हमने समझ लिया था थोड़ा बहुत। ठीक, फिर हमने बात की थी कि ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जो इवेपोरेशन है is different from boiling। ये क्या है, बॉइलिंग से डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब देखो बॉइलिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक तो हीट देते हैं और नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है पहले वो गर्म होंगे, है ना, नीचे के जो पार्टिकल्स हैं, फिर जो है
ये वेपर प्रेशर के बराबर होता है, वेपर्स बनते हैं और इवेपोरेशन यहाँ पर भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब इवेपोरेशन होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब वेपर्स बनते हैं तो उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी है यहाँ पर। चलो, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस हमने अपने आसपास तो देखी है ही। जैसे हम किसी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, या स्कूल में भी आप क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें लिक्विड ले लो और उसे स्कूल में आप रख दो कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कुछ टाइम में आप देखोगे कि ये जो वाटर है ये धीरे धीरे कम होता, पहले इतना था तो अब इतना हो जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, इतना धीरे धीरे कम होता जाएगा। किस वजह से? क्योंकि ये पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। क्लियर है इतना? चलो, अब अगर बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे हमने देखा है कि जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, हमें पता है। ठीक है, तो समुद्र के पानी से नमक कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम नमक ऑब्टेन करते हैं? तो इसकी क्या प्रोसेस है? इवेपोरेशन के द्वारा ही हम नमक ऑब्टेन करते हैं। कैसे? हम समुद्र के किनारों पर बनाते हैं इस तरीके से सी बेड्स, और ये जो सी बेड्स हैं इन पर भरा जाता है समुद्र का पानी। ठीक है, सी बेड्स हैं, उनमें समुद्र का पानी भरा जाता है। अब इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ये जो सन है इसकी रेस पड़ेंगी इन पानी पर। जब सन की ये रेस पानी के ऊपर पड़ेगी तो ये जो बेड्स बनाए थे हमने पानी के, ठीक है, तो इसके जो सरफेस है, ऊपरी परत है, जो सरफेस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस सनलाइट से आ रही लाइट को यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ये पार्टिकल्स। ठीक है, देखो पूरा प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो सी वाटर से हम जो है सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इस तरीके के बेड्स जो है वो बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे। ठीक है, बड़े बड़े से बेड्स, और इनमें भर दिया जाता है समुद्र का पानी। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, सन है, सन से जो रेज हैं वो इन पानी पर पड़ती है। ठीक है, सन की जो रेज है पानी के ऊपर गिरेगी। ठीक है, अब इसमें है क्या, हीट है। क्या है? हीट है। अब ये जो हीट है ये पानी के सरफेस पर पड़ेगी, है ना, ऊपरी सतह पर पड़ेगी। ये जो रेज है सीधा पानी के अंदर थोड़ी ना चली जाएंगी, पानी के सरफेस पर पड़ेगी, पहले ऊपरी परत पर। ठीक है, सरफेस पर जब ये पानी की लेयर पड़ती है तो ये जो सरफेस पर जब ये हीट की रेज पड़ती हैं तो ये जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। क्लियर? वाइब्रेट करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं। इतनी ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ, फिर ये हो जाते हैं इवेपोरेट। क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है और धीरे धीरे करके सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और नीचे बच जाता है केवल सॉल्ट। केवल नमक नीचे बच जाता है। तो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन की, और ऐसे जो है समुद्र से नमक हम ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये ड्रॉ कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। देखो, इवेपोरेशन जल्दी होगा यानी कि पानी जल्दी वाष्प में परिवर्तित होगा। इवेपोरेशन का रेट कम होगा तो कम वाष्प में परिवर्तित होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है? अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि समझते हैं इसे। मान लो हमने एक कंटेनर लिया जो कि है इतना बड़ा, और एक कंटेनर लिया जो कि ऐसा है।
अब इस कंटेनर में हमने डाला 1 लीटर पानी और इस कंटेनर में भी हमने डाला 1 लीटर पानी और दोनों कंटेनर को हमने क्या करा, सनलाइट में रख दिया दोनों कंटेनर को। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, कौन से वाले कंटेनर से, ये है कंटेनर ए और ये वाला है कंटेनर बी। तो जब आप देखोगे तो आपको क्या, आप ऑब्जर्व करोगे कि कंटेनर ए का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा या कंटेनर बी का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, या दोनों का पानी एक ही टाइम पे इवेपोरेट होगा, या बी का इवेपोरेट जल्दी होगा ए का नहीं होगा। तो क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा होगा? तो देखो, इसका सरफेस एरिया बड़ा है जिस वजह से एक टाइम पर इतने सारे पार्टिकल एक साथ इवेपोरेट हो सकते हैं, और इसका सरफेस एरिया कम है, यानी कि एक टाइम पर केवल इतने ही पार्टिकल यहाँ से इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम पर ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे और यहाँ पर एक टाइम में कम पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे सनलाइट में हमने दोनों को रख दिया, इस बीकर को भी और इसको भी। ठीक है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया वो बड़ा है, इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब यहाँ से सन की रेस पड़ेगी तो इसके ज्यादा पार्टिकल्स के ऊपर सन की रेस पड़ेगी, इसके कम पार्टिकल्स के ऊपर सन की रेस पड़ेगी। तो यहाँ से एक बार में ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, यहाँ से कम पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। यानी कि क्या समझ में आया कि ये जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तो ये आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कपड़े धोते हो और छत पर कपड़े सुखाने डालते हो, तो क्या कपड़ों को आप सीधा डाल देते हो या फैला करके डालते हो? तो कपड़ों को अगर हम ऐसे ही डाल देंगे इकट्ठा करके तो क्या होता है कि देखो, मान लो ये तार है और इस पे एक शर्ट को तो हमने कुछ इस तरीके से पूरा फैला करके डाला है इस तरीके से, और एक में यहाँ पर इस शर्ट को हमने बिल्कुल फैला करके नहीं डाला और इस तरीके से ही डाल दिया है। ठीक है, ऐसा डाल दिया है। अब क्या देखेंगे हम, यहाँ से जो सनलाइट पड़ती है इसके ज्यादातर पार्ट में पड़ेगी सनलाइट, है ना, तो यानी कि ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करेगी, हीट एनर्जी देगी, और ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। लेकिन जब यहाँ पर ये सनलाइट पड़ेगी तो इसके क्या है, कम पार्टिकल्स पर पड़ेगी, कम एरिया पर सनलाइट पड़ेगी, है ना, कम एरिया है इसका, कम एरिया पर सनलाइट पड़ेगी, और जब कम एरिया पर पड़ेगी तो कम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कम ही पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे। क्लियर है? तो ज्यादा जल्दी कौन से कपड़ा सूखेगा, जिसको हमने पूरा फैला करके डाला है या जिसको हमने इस तरीके से इकट्ठा करके डाला है? तो ऑब्वियसली जिसको हमने पूरा फैला करके डाला है उसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पर ज्यादा होगा और सारा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। अब जल्दी इवेपोरेट यहाँ से होगा सारा पानी इस शर्ट का, तो ज्यादा जल्दी ये शर्ट सूखेगी। ठीक है, और इसका पानी बहुत लेट में इवेपोरेट होगा, बहुत समय लगेगा क्योंकि इकट्ठा हुआ है ना, तो टाइम लगेगा इवेपोरेशन में, तो ये वाली शर्ट बहुत जल्दी नहीं सूखेगी। क्लियर है? इतना समझ में आया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड है। जैसे मान लो आपने एक जगह पर पानी गिराया, अब एक जगह पर एक गड्ढा है, उसमें 1 लीटर पानी है, मान लो रोड है, ठीक है, सड़क है, सड़क में एक होल है, गड्ढा है, और इस गड्ढे में 1 लीटर पानी है और वही 1 लीटर पानी पूरी सड़क पर भी फैला हुआ है। ठीक है, सड़क पर भी फैला हुआ है, तो ज्यादा जल्दी ये गड्ढे वाला पानी इवेपोरेट होगा या सड़क पर फैला हुआ 1 लीटर पानी? जो सड़क पर फैला है उसका सरफेस एरिया बड़ा है ना, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जल्दी इवेपोरेट होगा, जल्दी सड़क सूखेगी। जबकि जहां पर गड्ढा है वहां पर पानी जमा रहेगा, सरफेस एरिया कम है, जिस वजह से ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है इतना? तो ये पहला पॉइंट है कि सरफेस एरिया से इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पर। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखो, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, सिंपल सी बात तो है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन जल्दी होगा। देखो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर देखो, आपने देखा होगा
ठीक है, यहाँ यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो आपने देखा है कि जब धूप तेज होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना, कपड़े गीले रहते हैं यानी कि पानी उनमें रहता है। तो जब धूप तेज होगी तो धूप जो है कपड़ों के ऊपर गिरेगी, उन पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी कि पानी का जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा। और धूप अगर बहुत कम है तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, यानी कि और अगर हमारी जैसे सड़क है, ठीक है, सड़क पर हमने पानी डाल दिया है तो धूप अगर तेज है तो पानी जल्दी सूख जाएगा, धूप अगर बहुत कम है तो पानी बहुत धीरे धीरे सूखता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भी इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। क्लियर। अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी में क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितने वाटर वेपर के अमाउंट पानी में एयर में प्रेजेंट है। हम कहते हैं ना आज क्या है, ह्यूमिड एयर है, ठीक है, नमी है हवा में ज्यादा, ठीक, यानी कि वाटर के जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा पानी में प्रेजेंट है। ठीक, चलिए, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, दिस इज व्हाई क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ ड्राई डे देन अ वेट रेनी डे। चलो, तो यहाँ पर सिंपली मतलब है कि जो ये ह्यूमिडिटी, हाँ, कि ये जो ह्यूमिडिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, यानी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ठीक है, मान लो इस कंटेनर में हमने पानी रखा है और इसे इवेपोरेट होना है, ठीक है। अब एयर में पहले से ही क्या है, वाटर का कंटेंट, यानी कि एयर में पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एयर में जो है वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। अब देखो एयर में वाटर वेपर पहले से ही है, तो यहाँ पर जो ये वाटर वेपर बनना चाहेगा इसका रेट अपने आप ही कम हो जाएगा क्योंकि पहले से ही एयर में इतने सारे वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या है कि जब ह्यूमिडिटी होती है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब दिन होती है ना, जब ड्राई डे होता है, ठीक है, जिस दिन कोई भी किसी तरह का हमें ह्यूमिडिटी महसूस नहीं होती उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन रेनी सीजन जब आपने देखा होगा, यानी कि वर्षा का जब मौसम रहता है तो उस समय पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से कपड़े जो है बहुत कम, धीरे धीरे सूखते हैं, बहुत जल्दी नहीं सूखते, बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। क्यों सूखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि एयर में पहले से ही जो है वाटर वेपर ज्यादा होता है, इस वजह से इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, चलो, विंड की स्पीड की बात करें तो विंड की स्पीड भी क्या करती है, इवेपोरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि विंड की स्पीड अगर बढ़ती है तो विंड की स्पीड अगर तेज है तो इवेपोरेशन का रेट भी तेज होगा। क्यों होगा इवेपोरेशन का रेट तेज, देखो यहाँ पर है वाटर, ये हो रहा है इवेपोरेशन, ठीक है, विंड आएगी तेज हवा से और इस इवेपोरेट हुए पानी को यहाँ से हटा देगी, फिर इवेपोरेशन का रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि विंड की स्पीड से इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ता है, यानी कि विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जब विंड रहती है तो ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं, जब विंड नहीं रहती तो इतना ज्यादा इवेपोरेशन का रेट नहीं होता। क्लियर है इतना। चलो, तो वही लिखा गया है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लिखा गया है that clothes dry faster on a windy day. This is because with increase in wind speed, यानी कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है the particles of water vapor move away with the wind. तो वाटर वेपर के जो पार्टिकल है वो विंड के साथ ही मूव कर जाते हैं। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, जहां पर इवेपोरेशन हो रहा है उस एरिया में वाटर वेपर को कम कर देते हैं, है ना, विंड से उसे हटा करके। दिस इज व्हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन स्पीड। तो इसी वजह से स्पीड यानी कि इसी वजह से विंड की स्पीड बढ़ने पर इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे बच्चों।
चलिए, तो यहाँ पे हमने कई सारे फैक्टर देख लिए हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो आपको ध्यान भी रखने हैं ये सारे फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड का नेचर भी इस पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, कि लिक्विड का नेचर कैसा है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। सम लिक्विड इवेपोरेट, क्योंकि देखो कुछ लिक्विड जो है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, वाइल अदर इवेपोरेट एट स्लो रेट। तो कुछ जो है बहुत स्लोली इवेपोरेट होते हैं, लाइक पेट्रोलियम, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा evaporate much faster than water. Liquid having smaller latent heat of vaporization evaporate faster. यानी कि जिन लिक्विड्स की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कम होती है, वो जल्दी इवेपोरेट करते हैं। लिक्विड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक इवेपोरेट फास्टर। और जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है, वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कुछ लिक्विड्स हैं, जैसे कि हमने कहा पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, तो आपने देखा होगा कि इसे अगर आप कहीं पर डालते हो तो कुछ समय में ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि जो इवेपोरेट हो जाते हैं उन्हें वॉलेटाइल कहेंगे, और जो नहीं होते हैं उन्हें नॉन वॉलेटाइल कहेंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी वॉलेटाइल ही तो है, वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है। हाँ, वाटर का इवेपोरेशन का रेट जो है इतना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर इवेपोरेट करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स भी हैं, आपको नोट करने हैं और आपको ध्यान रखना है वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इससे रिलेटेड आप कुछ चैप्टर्स देखेंगे जो पूरा इस पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो आपको इनको रिवाइज करना है। बाकी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।